नमस्कार दोस्तों, हमारी जिंदगी एक बड़ी सी टू डू लिस्ट जैसी है। हम में से हर किसी के पास अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करने के लिए तो होता ही है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप सोचेंगे कि इस बार अच्छे से पढ़ाई करूंगा ताकि एग्जाम में टॉप कर सकूं। अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि इस बार मन लगाकर अच्छे से तैयारी करूंगा ताकि नौकरी मुझे ही मिल जाए। अगर कहीं पहले से जॉब कर रहे हो तो वहां भी अच्छे से परफॉर्म करने के लिए समय पर अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का ख्याल, या फिर पास्ट में जिन चीज़ों के लिए रिग्रेट कर चुके हो उन्हें भी फिर से ना दोहराने का खुद से किया कमिटमेंट भी आपके टू डू लिस्ट में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर हम सब ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमको क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते और जो हमें बिल्कुल नहीं करना वो अपने आप होता चला जाता है। जैसे ही आपकी टू डू लिस्ट में से कुछ करने के लिए एक्शन लेने की बारी आएगी, वैसे ही हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है, अरे यार आज तो बिल्कुल मूड नहीं बन रहा, इसे मैं आज नहीं कल करूंगा। या फिर ऐसा करता हूं कि अभी थोड़ी देर मूड फ्रेश करने के लिए कुछ रील्स देख लेता हूं, और फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते घंटों कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर हमें एहसास होता है कि हमने आज फिर से कुछ भी नहीं किया। हम कल कल करते करते आज का पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो हमारा कल कभी आता ही नहीं। सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसा बार बार क्यों करते हैं? इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका हिंदी में मतलब है टालमटोल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफी साइंटिफिक मैनर में जानेंगे कि कौन सी साइकोलॉजी काम करती है प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे। आखिर क्यों इंसान सब कुछ जानते हुए भी अपने जरूरी कामों को टालता है, और एक्चुअली में क्या है इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैं बचपन से ही आलसी हूँ। मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो भी आलसी हैं। Rich people don't sleep 8 hours a day. बेटा, जो कल करेगा ना उसको आज कर, और जो आज कर रहा है ना उसे अभी कर। जो अभी ऑलरेडी कर रहा था वो कब करो। शिव जी करें खाएं और सो जाएं, शिव जी करें खाएं और सो जाएं। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि मोटिवेशनल वीडियो देखकर एकदम से फुल ऑन एनर्जी से भर जाते हैं और आनंद फानन में काम करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मोटिवेशन लेवल डाउन होते ही फिर से अपने उसी पुराने रूटीन में वापस आकर काम बंद कर देते हैं, तो आप ऐसा करने वाले अकेले इंसान नहीं हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक हमारे ऊपर नहीं रहता। इसलिए आज हम मोटिवेशन पर बात ना करते हुए साइंटिफिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोक्रेस्टिनेट करने के पीछे का रूट कॉज क्या है। आखिर क्यों हम किसी भी काम को आज करने की बजाय कल पर टालते हैं। साइंटिस्ट ने इसको लेकर 4 थ्योरीज बताई हैं। पहली थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसे विक्टर हेराल्ड ब्रूम ने साल 1964 में बनाया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति कितना मोटिवेटेड फील करता है किसी काम को करने को लेकर, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन क्या है रिजल्ट को लेकर। वो काम करने से जो रिजल्ट आएगा, अगर उसे अचीव कर लेने के उसके चांसेस कम है तो उसमें मोटिवेशन भी कम होगा उस काम को करने के लिए। यहाँ पर एक सीधा सीधा रिलेशन है आपकी मोटिवेशन का रिजल्ट की एक्सपेक्टेंसी से। दूसरी थ्योरी का नाम है नीड थ्योरी, और इसे बनाया गया था 1960 में फेमस साइकोलॉजिस्ट डेविड मैकलेने के द्वारा। इनका कहना है कि लोगों की 3 तरीके की नीड्स होती है, मतलब 3 तरीके की जरूरतें होती है लोगों के अंदर। पहली, नीड फॉर अचीवमेंट। दूसरी, नीड फॉर एफिलिएशन, इसका मतलब हुआ जैसे कि सोशल रिलेशनशिप्स की आपकी जरूरत। और तीसरी, नीड फॉर पावर, इसका मतलब आपकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत। अब डिपेंडिंग ऑन आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नीड आपके ऊपर डिपेंड करती है कि वो इनमें से क्या होगी। अब आपको अगर एक ऐसा काम दिया जाए जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड से मैच करता हो तो आपके अंदर मोटिवेशन ज्यादा होगी उस काम को करने की। ऐसे लोग जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट सबसे ज्यादा होता है, ऐसे लोग किसी भी टास्क को एक अचीवमेंट की तरह लेते हैं, उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उनके अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। अचीवमेंट ओरिएंटेड लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते हैं। दूसरे, हमारे जो पॉलिटिशियन है, नेता लोग हैं, आपको क्या लगता है उनके अंदर जो नीड है, जरूरत है, वो किस चीज की सबसे ज्यादा है? पावर की। उन सबको कुर्सी पर बैठना है, उनके अंदर नीड फॉर पावर सबसे ज्यादा है। तो उस नीड से रिलेटेड अगर उन्हें काम दिया जाएगा करने को तो वो दौड़कर वो काम करेंगे, उनकी मोटिवेशन बिल्कुल हाई होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ उन्हें काम दिया जाए कि कुछ काम जनता के लिए भी कर लो थोड़ा यहाँ पर, तो वो
नीड उनके अंदर है ही नहीं, तो उस काम को लेकर वो प्रोक्रेस्टिनेट जरूर करेंगे। तो ऐसे ही आपको अपने अंदर की नीड को समझना है, आपके अंदर क्या साइकोलॉजिकल जरूरतें हैं। अगर आपके अंदर भी नीड ऑफ पावर है तो आप अपनी जॉब में ऊपर उठना चाहेंगे, और ऐसे केस में अगर आपको जॉब प्रमोशन मिल रही है और उसके लिए आपको कुछ काम करना है, तो वो काम करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन सबसे ज्यादा होगा। आप अपनी नीड्स को समझिए और अपने काम को उस पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर आपके अंदर नीड फॉर एफिलिएशन बहुत ज्यादा है, मतलब आपके लिए लोगों से दोस्ती बनाए रखना, लोगों का रिस्पेक्ट, लोगों का अप्रूवल हाई प्रायोरिटी है, तो जो काम टीम वर्क से रिलेटेड होगा वो आप ज्यादा अच्छे से करेंगे। तीसरी थ्योरी है क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इसे बनाया गया था साल 1992 में एमोस टर्स्की और डेनियल कैनमेन के द्वारा। ये थ्योरी मेनली दो चीज़ों के बारे में बात करती है। पहला है लॉस एवर्जन, मतलब अगर सेम मैग्नीट्यूड पर आपको मुनाफा या घाटा हो रहा है तो उसके ज़्यादा मायने हैं और उससे रिलेटेड मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये काम कर लो आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर मैं आपसे कहूँ कि ये काम कर लो नहीं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो कौन से केस में आपके अंदर ज्यादा मोटिवेशन आएगी? ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है कि कुछ एक्स्ट्रा मिले ना मिले चलता है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, जो है उसे खोना नहीं है हमें। दूसरी चीज जिसके बारे में थ्योरी बात करती है वो ये है कि जब हम यहाँ पर गेन और लॉस की बात करते हैं तो इसका अलग अलग लोगों के लिए रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का किसी जॉब की तैयारी कर रहा है मन लगाकर, अगर उसे जॉब मिल गई तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कंपैरेटिवली एक ऐसा लड़का है जिसकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, वो लड़का काफ़ी कंफर्टेबल जोन में रहा है, उसे भी वही सेम जॉब मिल जाती है, तो उसकी लाइफस्टाइल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आप खुद ही सोचकर देखिए दोनों में से कौन ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा अपने काम को करने में। चौथी और आखिरी थ्योरी जिसका नाम है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग थ्योरी। इसका बेसिकली मतलब है जो रिवार्ड्स हमें इमीडिएट मिलते हैं हम उनके लिए ज़्यादा काम करना चाहेंगे एज कंपेयर टू जो रिवार्ड्स हमें एक लंबे समय बाद मिलेंगे। हमारे दिमाग में मोटिवेशन तब ज़्यादा आती है जब हम ऐसी चीज़ों पर काम करें जो हमें जल्दी मिले। लोगों का स्टॉक मार्केट की तरफ तेज़ी से झुकाव, स्पेशली इंट्राडे की तरफ, या फिर फैंटेसी गेमिंग एप्स वगैरह, कुल मिलाकर गेट रिच क्विक स्कीम्स, इन सभी के पीछे यही थ्योरी काम करती है। हमारे दिमाग में मोटिवेशन तब ज़्यादा आती है जब हमें ऐसी चीज़ों पर काम करें जो हमें जल्दी मिले। मैंने फैंटेसी गेमिंग एप्स को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें विस्तार से बताया है कि ये गेमिंग एप्स कैसे हमको रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब ये जो चारों थ्योरीज है दोस्तों, उन चारों थ्योरीज को ईयर 2006 में कंबाइन कर दिया गया और एक मेटा थ्योरी बनाई गई डॉक्टर पियर स्टील और डॉक्टर कार्नेलियस कोनिंग के द्वारा। इस कंबाइंड थ्योरी को नाम दिया जाता है टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। इस कंबाइंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके अंदर काम करने की मोटिवेशन कोई मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं आएगी। आपके अंदर काम करने की मोटिवेशन तब आएगी जब आपका पर्सनल नीड उस काम और उस काम के रिवार्ड से मैच करता हो जो आप कर रहे हो। जब आपके अंदर एक्सपेक्टेशन हो कि आप एक्चुअली में यह काम कर सकते हो और रिवार्ड जीत सकते हो। जब आपके काम करने के बाद आपको रिवार्ड मिलेगा वो आपकी रेफरेंस लाइन से कहीं ज़्यादा ऊपर हो, उस रिवार्ड के आपके लिए कुछ मायने हो और फाइनली रिवार्ड जल्दी से जल्दी आए, ज़्यादा देर में ना आए। अगर इन चारों फैक्टर्स पे आप टिक मार्क लगा दोगे और फाइनली कोई ऐसा काम करोगे जिसमें ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो तो आप उस काम को लेकर कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मोटिवेशन इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इम्पल्सिवनेस मल्टीप्लाई बाय डिले। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है ये कहकर कि इस थ्योरी में सारी चीज़ें कवर नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट टिम फाइचिल और जे.आर. फेरारी इसके अगेंस्ट रहे हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने कहा कि इतने सारे फैक्टर्स के अलावा एक और भी फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है प्रोक्रेस्टिनेशन में, और वो फैक्टर है फियर ऑफ फेलियर। हमको फेल होने से डर लगता है, इसलिए भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सभी फैक्टर्स यदि मैच हो भी रहे हो तो भी कुछ लोग मोटिवेटेड नहीं होते अपना काम करने को, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो फेल हो जाएंगे काम करने में। इसलिए वो सोचते हैं कि इसे करना छोड़ो, हम कोई और चीज़ करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या सोल्यूशन है प्रोक्रेस्टिनेशन का, कैसे हम काम को टालने से बचें? एक्चुअली में प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे ये सारी वजह हो सकती हैं। कई बार लो एक्सपेक्टेशन होना, कई बार हमारे नीड का मैच ना करना, या फिर कई बार ये फियर ऑफ फेलियर होना। अब बात यही है दोस्तों कि अगर आप इन सारे कॉजेस को समझ जाते हो और अपने अंदर झांक कर पहचान पाते हो
कि आप जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप जब काम को टालते हो, तो किन कारणों की वजह से टालते हो, तो आप अपने लिए सोल्यूशन भी बना सकते हो। यहाँ ये याद रखिएगा कि ये सोल्यूशन आपको आपके लिए खुद ही ढूंढने हैं, क्योंकि किसी और के दिए सोल्यूशन आपके लिए शायद काम ना करे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को क्लियर कीजिए, एक खाली पेपर और पेन लीजिए और अपने आप से बात करिए। पूछिए अपने आप से, पेपर पर लिखिए कि क्यों आप किसी काम को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। जो भी काम आप करने लग रहे हैं, क्या वो आपकी सभी नीड्स को फुलफिल करता है? कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जिससे आप सेटिस्फाइड ना हो। जब आप कॉज लिखेंगे तब आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम पहचानने से ही आधा सोल्यूशन तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेने से डर रहे हैं, आपको डर है कि फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि फेलियर से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है कभी ट्राई ही ना करना। हम लोग फेलियर से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर ईगो है। हमें यह डर है कि अगर हम फेल हो गए तो बाकी के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए, लेकिन हो सकता है मैं शायद सफल ना हो सकूं। तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, बन गया तो यूट्यूबर, हमने तो पहले ही कहा था ये बेवकूफ़ी मत कर, लेकिन सुननी तो थी नहीं तुझे। ऐसी स्टेटमेंट्स का डर रहता है बहुत से लोगों को। इस चीज़ के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ईगो सबसे यूजलेस चीज़ है ज़िंदगी में। अगर हम इसी डर में जीते रहे कि बाकी लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन पर ही ज़िंदगी जीते रहे, तो बाद में जाकर बहुत रिग्रेट होगा। इसके लिए साल 1995 में टेम्पोरल थ्योरी ऑफ रिग्रेट बनाई गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप आज कुछ कर लेते हो तो हो सकता है आप कुछ ऐसा कर जाओ जिसकी वजह से आपको बहुत रिग्रेट सहना पड़े शॉर्ट टर्म में, लेकिन कुछ ना करना ज़्यादा रिग्रेट देगा आपको लॉन्ग टर्म में। अगर आप अपने सपनों के पीछे भागते हो और फेल हो जाते हो तो आपको कम रिग्रेट होगा एज कम्पेयर टू अगर आप अपने सपनों को पूरा करने का कभी ट्राई ही नहीं कर पाते। इसलिए फेलियर से डरना बंद कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस किसी को भी सक्सेस बिना फेल हुए मिली है, वो सक्सेस को लॉन्ग टर्म में संभाल ही नहीं पाया है। क्योंकि सक्सेस हमको कभी कुछ नहीं सिखाती, जबकि फेलियर हमको बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में जो कुछ भी डिसाइड कर चुके हो, उसके लिए खुद अपने आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गोल सेटिंग करो। अब यहाँ पर हमको गोल सेटिंग कैसे करनी है, इस पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपने कोई ऐसा काम करना डिसाइड कर लिया है जिससे आपकी सभी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तो उसके लिए गोल सेटिंग तुम्हारे लिए खुद तुमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। अब गोल सेटिंग करने के बाद उसे पूरा करने के लिए साथ में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी या डेडलाइन क्रिएट करो अपने लिए, और सोचो कि ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास अपने गोल को अचीव करने के लिए। और जब भी अपनी डेडलाइन को रिस्पेक्ट ना दे पाओ तो पनिश भी करो अपने आप को। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचे रहोगे और एक दिन अपने गोल को अचीव कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।